नमस्कार। तो आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 3, जिसका नाम है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल। चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स यानी कि दवाओं के बारे में पढ़ते हैं, उनकी खोज कैसे होती है, उनका डिज़ाइन कैसे बनता है और वो हमारे शरीर पर काम कैसे करती हैं। इन सब की स्टडी ही फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। अब आते हैं चैप्टर के नाम पर, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल। तो इसका मतलब होता है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी अकार्बनिक यौगिक जिनका इस्तेमाल हम दवाइयों की तरह करते हैं। तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही कई सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले। तो चलिए यूनिट 1 से शुरुआत करते हैं, जो हैं हीमैटेनिक्स। सबसे पहले इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहली लाइन लिखी है, Hematinics are those substances which provide the suitable condition for blood component formation and support the blood formation, erythropoiesis। तो इसका मतलब क्या हुआ? Hematinics वो पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में खून के जो अलग अलग घटक हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स, उनको बनने के लिए एक सही माहौल देते हैं और खून बनने के इस पूरे प्रोसेस में मदद करते हैं। और खून बनने की इसी प्रक्रिया को हम erythropoiesis भी कहते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट है, इट्स जनरली कंटेन्स द आयरन/फेरस कंटेनिंग कंपाउंड्स विच आर द एसेंशियल सब्सटेंसेज रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड मेटाबॉलिज्म एंड प्रोवाइड द प्रिवेंशन अगेंस्ट द डेफिशिएंसी सिंड्रोम ऑफ आयरन और फेरस। सरल शब्दों में कहे तो हीमैटेनिक्स में ज्यादातर आयरन या फेरस वाले कंपाउंड्स होते हैं। ये हमारे खून के मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय के लिए बहुत ही जरूरी हैं और ये शरीर में आयरन की कमी से होने वाली बीमारियों से हमें बचाते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इन हीमैटेनिक्स ऑल्सो इंक्लूड द सपोर्टिंग एलिमेंट्स फॉर ब्लड फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन। एग्जाम्पल, जिंक, कॉपर, वाइटामिन्स, फॉलिक एसिड एटसेट्रा। इसका मतलब है कि हीमैटेनिक्स में आयरन के अलावा भी कुछ सहायक तत्व होते हैं। ये खून बनने और ब्लड सेल्स को मैच्योर होने में यानी पूरी तरह से विकसित होने में मदद करते हैं, जैसे कि जिंक, कॉपर, वाइटामिन्स और फॉलिक एसिड। अब हम हीमैटेनिक्स का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डोजेजेस एंड एक्टिविटी इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इसका मतलब है कि डोज और काम करने के तरीके के आधार पर हीमैटेनिक्स को मुख्य तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है आयरन कंटेनिंग सब्सटेंसेस। ऑन द बेसिस ऑफ डोज एडमिनिस्ट्रेशन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें आयरन होता है। अब इनको मरीज को कैसे दिया जा रहा है, उस आधार पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है ओरल आयरन, जिसका मतलब है जो मुंह से यानी टैबलेट या सिरप के रूप में दिया जाता है। इसके उदाहरण है फेरस फ्यूमरेट और फेरस सल्फेट। और दूसरा है पेरेंटरल, यानी जो इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है, जैसे कि आयरन डेक्स्ट्रन। अच्छा, दूसरी कैटेगरी है मैच्योरेशन एक्टिविटी। ये वो पदार्थ हैं जो ब्लड सेल्स को मैच्योर यानी परिपक्व होने में मदद करते हैं। इसके उदाहरण हैं विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। और तीसरी कैटेगरी है हीमैटेनिक्स एडजुवेंट्स। ये सहायक हीमैटेनिक्स होते हैं, जैसे कॉपर, पायरिडॉक्सिन और रिबोफ्लेविन। अब स्लाइड में दाईं तरफ दिए गए साइड नोट को समझते हैं, जो एग्जाम के नजरिए से भी काफी जरूरी है। पहला पॉइंट है, बोन मैरो इज द एरिया जोन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स फॉर्मेशन, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। इसका मतलब है कि बोन मैरो, जिसे हम अस्थि मज्जा भी कहते हैं, हमारे शरीर में वो जगह है जहां खून के सारे घटक बनते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। आगे लिखा है, बाय द कॉम्बिनेशन इफेक्ट्स ऑफ ब्लड सब्सटेंसेस प्रोवाइड द इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी डिजीज। इसका अर्थ ये हुआ कि खून में मौजूद ये सभी पदार्थ मिलकर हमारे शरीर को किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी देते हैं। दूसरा पॉइंट है, हीमोग्लोबिन इज द आयरन रिच रेड कलर प्रोटीन विच प्रेजेंट्स इन द RBC एंड कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। इसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का प्रोटीन है जिसमें बहुत सारा आयरन होता है। ये RBC के अंदर पाया जाता है और इसका सबसे जरूरी काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर के हर अंग तक पहुंचाना। चलिए अब हम हीमैटेनिक्स के एक बहुत ही जरूरी उदाहरण फेरस सल्फेट के बारे में पढ़ते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है FeSO4 और मोलर मास है 151.91 ग्राम प्रति मोल। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। फेरस सल्फेट इज एन आयरन सॉल्ट प्रेपरेशन विच इज यूज्ड टू मैनेज द आयरन डेफिशिएंसी सिम्पटम्स। इसका मतलब है कि फेरस सल्फेट आयरन का ही एक सॉल्ट है जिसका इस्तेमाल शरीर में आयरन की कमी से जो लक्षण दिखते हैं उनको ठीक करने के लिए किया जाता है। आगे लिखा है, इट इज पॉपुलरली नोन एज ग्रीन विट्रियोल मेलांटेराइट कॉपरस, यानी इसे आमतौर पर ग्रीन विट्रियोल, मेलांटेराइट या कॉपरस जैसे नामों से भी जाना जाता है। अब इसके गुणों यानी प्रॉपर्टीज पर एक नजर डालते हैं। पहला है कलर एंड स्टेट। It is the white crystal powder, but their heptahydrate form shows blue-green color. यानी इसका रंग और अवस्था
वैसे तो ये एक सफ़ेद क्रिस्टल पाउडर होता है, लेकिन जब इसमें पानी के 7 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं जिसे हेप्टाहाइड्रेट फॉर्म कहते हैं, तब इसका रंग नीला हरा हो जाता है। अगला है ओडर एंड टेस्ट। इट इज़ ओडरलेस विथ मेटालिक टेस्ट। इसकी गंध और स्वाद की बात करें तो इसमें कोई गंध नहीं होती, लेकिन इसका स्वाद धातु जैसा यानी मेटालिक होता है। Solubility, it is soluble in water, but in alcohol, ethylene glycol, it shows negligible solubility. इसकी घुलनशीलता, ये पानी में तो आसानी से घुल जाता है, लेकिन अल्कोहल जैसे सॉल्वेंट्स में ये ना के बराबर घुलता है। अगला पॉइंट है केमिकली इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, सो इन फार्मास्यूटिकल इट रिड्यूसेस द अदर सब्सटेंस इन यूजफुल फॉर्म। इसका मतलब है कि रासायनिक तौर पर यह एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो दूसरे पदार्थों को रिड्यूस करके उन्हें एक उपयोगी रूप में बदलने में मदद करता है। आगे देखते हैं इसकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, यानी ये दवा के तौर पर हमें कैसे मिलता है। फार्मास्यूटिकली इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, पिल्स, ओरल ड्रॉप एट्सेट्रा। इसका मतलब है कि दवा के रूप में ये टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, गोलियों और ओरल ड्रॉप्स के रूप में मार्केट में मिलता है। इसके कुछ ब्रांड नाम हैं। ब्रांड नेम्स फुलफिस प्लस, फेसोल, फेरोवेल्थ। अब देखते हैं इसकी स्टोरेज कंडीशंस क्या हैं। It is stored in a well-closed, air-resistant, unopened container and keep away from incompatible materials at room temperature and also away from the light and moisture. इसका मतलब ये हुआ कि इसे एक ऐसे कंटेनर में रखना चाहिए जो अच्छी तरह से बंद हो, जिसमें हवा ना जा सके, और इसे कमरे के तापमान पर रोशनी और नमी से दूर रखना चाहिए। अब इसके उपयोग यानी एप्लीकेशंस को समझ लेते हैं। पहला उपयोग है फेरस सल्फेट इज अ मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट एंड प्रिवेंट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। इसका मतलब यह है कि फेरस सल्फेट एक ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया यानी खून की कमी के इलाज और उसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। दूसरा उपयोग, फेरस सल्फेट प्रोवाइड्स द आयरन सप्लीमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड मेंटेन्स द आयरन स्टेटस इन बोथ चाइल्ड एंड मदर। यानी ये गर्भावस्था के दौरान आयरन सप्लीमेंट के तौर पर दिया जाता है ताकि माँ और बच्चे दोनों में आयरन का लेवल सही बना रहे। तीसरा उपयोग है इट्स प्रिपरेशंस आर हाईली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। इसका मतलब है कि मासिक धर्म के दौरान भी महिलाओं को इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस समय शरीर से खून की कमी हो जाती है। इस स्लाइड में हम दो और हीमैटिनिक्स को कंपेयर करेंगे। बाईं तरफ है फेरस फ्यूमेरेट और दाईं तरफ है फेरिक अमोनियम सिट्रेट। तो पहले फेरस फ्यूमेरेट को देखते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है C4H2FeO4। इंट्रोडक्शन में लिखा है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूओस्टैट, यानी इसे फ्यूओस्टैट भी कहते हैं। इट कंटेन्स 32.87% ऑफ आयरन बाय मास। इसका मतलब ये है कि इसके कुल वजन का लगभग 33% हिस्सा आयरन होता है। जैसे इट्स 300 मिलीग्राम टैबलेट कंटेन 98.6 मिलीग्राम ऑफ आयरन। मतलब इसकी 300 मिलीग्राम की एक टैबलेट में करीब 98.6 मिलीग्राम आयरन होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं। इट इज़ अ रेडिश ऑरेंज कलर्ड पाउडर। ये लाल नारंगी रंग का एक पाउडर होता है। इट इज़ ओडरलेस एंड मेटालिक इन टेस्ट। ये गंधहीन होता है और इसका स्वाद मेटालिक होता है। इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर और ये पानी में बहुत कम घुलता है। फेरस फ्यूमेरेट की फार्मास्यूटिकल तैयारी की बात करें तो ये टैबलेट, कैप्सूल, सिरप के रूप में आता है। इसके ब्रांड नाम है फेरोप्लस नेवीग्लोबिन। अब इसके उपयोग देख लेते हैं। पहला, यूज टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी इसका इस्तेमाल आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के इलाज में होता है। दूसरा, रिप्लेसेस आयरन फाउंड इन हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड एंजाइम्स। इसका मतलब है कि ये शरीर में हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और दूसरे एंजाइमों में पाए जाने वाले आयरन की कमी को पूरा करता है, जिससे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ठीक से हो पाता है। तीसरा उपयोग है कॉम्बिनेशन विद फॉलिक एसिड इज यूज्ड टू ट्रीट और प्रिवेंट सर्टन टाइप्स ऑफ एनीमिया, यानी जब इसे फॉलिक एसिड के साथ मिलाकर दिया जाता है तो ये कुछ खास तरह के एनीमिया के इलाज या उसकी रोकथाम में मदद करता है। अब दाईं तरफ फेरिक अमोनियम सिट्रेट को देखते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। केमिकल फॉर्मूला C6H8FeNO7। इंट्रोडक्शन में लिखा है इट इज़ ऑल्सो नोन एज फेरिसेल्ट्स। इसे फेरिसेल्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी तैयारी के बारे में लिखा है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड विद सिट्रिक एसिड, यानी इसे फेरिक हाइड्रोक्साइड और सिट्रिक एसिड के रिएक्शन से बनाया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं येलोइश ब्राउन टू रेड सॉलिड क्रिस्टल। ये पीले भूरे से लेकर लाल रंग के क्रिस्टल होते हैं। इट हैज़ अमोनिया लाइक ओडर। इसमें अमोनिया जैसी गंध आती है। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर और ये पानी में बहुत अच्छे से घुल जाता है। इसकी फार्मास्यूटिकल तैयारी भी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप के रूप में होती है। इसके ब्रांड नाम हैं फेरोगोल्ड, कुटीफर। इसके उपयोग देखते हैं। पहला, यूज टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। इसका भी इस्तेमाल आयरन की कमी वाले एनीमिया के इलाज के लिए होता है। दूसरा, एक्सर्ट्स हीमोटेनिक एक्शन बाय रिप्लेसिंग आयरन।
इसका मतलब है कि ये शरीर में आयरन की कमी को पूरा करके अपना हीमोटेनिक एक्शन दिखाता है। और एक बहुत ही ज़रूरी उपयोग है यूज टू कंट्रोल फॉस्फोरस लेवल्स इन अडल्ट्स विद क्रॉनिक किडनी डिजीज। यानी इसका उपयोग उन वयस्कों में फॉस्फोरस के लेवल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है जिन्हें किडनी की कोई पुरानी बीमारी है। चलिए, अब हम फेरस एस्कॉर्बेट और कार्बोनिल आयरन को कंपेयर करते हैं। पहले बाईं तरफ फेरस एस्कॉर्बेट को देखते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है C12H14FeO12। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट विद एस्कॉर्बिक एसिड, यानी इसे फेरस सल्फेट और एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी होता है, उनके रिएक्शन से बनाया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इट इज द ब्लू वायलेट क्रिस्टलाइन पाउडर विद 16% आयरन। ये नीले बैंगनी रंग का एक क्रिस्टलिया पाउडर है जिसमें 16% आयरन होता है। इट इज ओडरलेस एंड सॉल्युबल इन वाटर। ये गंधहीन है और पानी में घुल जाता है। ये भी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप जैसे रूपों में उपलब्ध है। इसके कुछ ब्रांड नाम हैं फिरोलिन XT, क्रिप्टोफेर XT। अब फेरस एस्कॉर्बेट के उपयोगों पर नजर डालते हैं। पहला, यूज टू कंट्रोल फॉस्फोरस लेवल्स इन अडल्ट्स विद क्रॉनिक किडनी डिजीज। जैसा हमने पिछले कंपाउंड में भी देखा था, ये भी किडनी की पुरानी बीमारी वाले मरीजों में फॉस्फोरस के लेवल को कंट्रोल करता है। दूसरा, यूज्ड टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये आयरन की कमी वाले एनीमिया का इलाज करता है। तीसरा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड विटामिन सी यूज्ड टू मैनेज द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एंड हेल्प्स इन डाइजेशन। इसका मतलब है कि आयरन और विटामिन सी का ये कॉम्बिनेशन पेट से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने और पाचन में मदद करता है। आपको बता दूं कि विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण को भी बढ़ाता है। अब दाईं तरफ कार्बोनिल आयरन को देखते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है FeCO5। इंट्रोडक्शन में लिखा है कि कार्बोनिल आयरन इज अ हाईली प्योर आयरन, यानी ये आयरन का एक बहुत ही शुद्ध रूप है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन पेंटाकार्बोनिल। इसे आयरन पेंटाकार्बोनिल के केमिकल डिकम्पोजिशन से तैयार किया जाता है। यूज्ड फॉर आयरन डेफिशिएंसी एंड एज अ डाइटरी सप्लीमेंट। इसका इस्तेमाल आयरन की कमी को दूर करने और एक डाइटरी सप्लीमेंट यानी आहार पूरक के तौर पर किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज हैं, लाइट येलो और स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड। ये हल्के पीले रंग का एक लिक्विड होता है। इट हैज पंजेंट ओडर एंड मेटालिक टेस्ट। इसमें एक तीखी गंध और धातु जैसा स्वाद होता है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अमोनिया। ये पानी और अमोनिया में नहीं घुलता है। कार्बोनिल आयरन भी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप के रूप में उपलब्ध है। इसके ब्रांड नाम है आयरनटिक, हेफर जे। इसके उपयोग हैं, पहला, सप्लीमेंट्स यूज्ड टू ट्रीट और प्रिवेंट लो ब्लड लेवल्स ऑफ आयरन। इसका मतलब है कि ये उन सप्लीमेंट्स में इस्तेमाल होता है जो खून में आयरन के कम लेवल का इलाज करते हैं, जैसे कि एनीमिया या प्रेगनेंसी के कारण होने वाली कमी में। दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग है, आयरन हेल्प्स योर बॉडी प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स दैट कैरी ऑक्सीजन थ्रू योर ब्लड टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। इसका मतलब है कि आयरन हमारे शरीर को रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है और यही रेड ब्लड सेल्स खून के जरिए हमारे टिश्यूज और अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। तो अब हम यूनिट 2 पर आते हैं, जिसका नाम है एंटासिड्स। आइए इसका परिचय समझते हैं। Antacids are meant for neutralizing the gastric pH in stomach by binding or inhibiting the gastric receptor in our stomach. इसका मतलब ये हुआ कि एंटासिड्स वो दवाइयाँ होती हैं जो पेट में एसिडिटी को कम करती हैं। ये पेट के एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज यानी बेअसर कर देती हैं और ये काम ये पेट में मौजूद गैस्ट्रिक रिसेप्टर्स से जुड़कर या उन्हें रोककर करती हैं। अगला पॉइंट है, it inhibits the extra hydrochloric acid secretion in stomach and neutralizes the increasing level of hydrochloric acid. इसका मतलब है कि ये पेट में जरूरत से ज्यादा बन रहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्राव यानी सिक्रीशन को रोकता है और जो एसिड का लेवल बढ़ गया है उसे न्यूट्रलाइज करता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के बारे में थोड़ा जानते हैं। Hydrochloric acid HCl is the highly acidic chemical, pH about 1.5 to 2.5, which helps in the digestion process by activating the gastric enzymes. यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ज्यादा एसिडिक केमिकल है जिसका pH लगभग 1.5 से 2.5 होता है। ये पेट में मौजूद एंजाइमों को एक्टिवेट करके खाना पचाने में मदद करता है। It is secreted by the parietal cells of the gastric gland. ये पेट की गैस्ट्रिक ग्रंथियों में मौजूद पैराइटल सेल से निकलता है। अगला पॉइंट है,
If concentration is increases, then it may cause indigestion, heartburn and gastric upset and gastrointestinal ulcer. इसका मतलब है कि अगर पेट में इसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये अपच, सीने में जलन, पेट की खराबी और यहाँ तक कि पेट में अल्सर का कारण भी बन सकता है। अब साइड में दिए गए नोट पर ध्यान देते हैं। नोट: Most antacids act on H2 receptors and as proton pump inhibitors (PPIs) in our gastric canal and maintain the H+ ion concentration. इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर एंटासिड्स हमारे गैस्ट्रिक कैनाल में दो तरीकों से काम करते हैं। या तो वे H2 रिसेप्टर्स पर काम करते हैं या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स (PPIs) के रूप में। ऐसा करके वे पेट में H+ आयन की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, जिससे एसिडिटी कम हो जाती है। चलिए अब एंटासिड्स का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण देखते हैं। इसे दो आधारों पर बांटा गया है। पहला आधार है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिंग साइट यानी काम करने की जगह के आधार पर। इसको दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। ये वो दवाएं हैं जो H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। इसके उदाहरण हैं सिमेटिडीन, रैनिटिडीन और फेमोटिडीन। दूसरा है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या PPIs। ये प्रोटॉन पंप को रोककर एसिड बनने से रोकते हैं। इसके उदाहरण हैं इसोमेप्रोजोल, ओमेप्रोजोल और पेंटोप्रोजोल। दूसरा आधार है ऑन द बेसिस ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंटल नेचर यानी उनमें मौजूद अकार्बनिक तत्व की प्रकृति के आधार पर। इसे कई श्रेणियों में बांटा गया है। पहला कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स यानी कैल्शियम वाले एंटासिड्स। इसका उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स यानी एल्यूमिनियम वाले एंटासिड्स जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स यानी मैग्नीशियम वाले एंटासिड्स जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चौथा सोडियम कंटेनिंग एंटासिड्स यानी सोडियम वाले एंटासिड्स जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट। और पांचवा है कंबाइंड एंटासिड्स यानी संयुक्त एंटासिड्स जिसमें दो या दो से ज्यादा एंटासिड्स का मिश्रण होता है जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन। इन तत्वों को याद रखने के लिए यहाँ एक निमोनिक भी दिया गया है, कैन ऑल मैजिकल सोडा कंबाइन। तो इसमें कैन से कैल्शियम, ऑल से एल्यूमिनियम, मैजिकल से मैग्नीशियम, सोडा से सोडियम और कंबाइंड से कंबाइंड एंटासिड्स को याद रखा जा सकता है। अब नीचे दिए गए जरूरी नोट को देखिए। कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम एंटासिड्स मे कॉज द कॉन्स्टिपेशन एंड मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम एंटासिड्स मे कॉज द लैक्सेटिव इफेक्ट्स। इसका मतलब है कि कैल्शियम और एल्यूमिनियम वाले एंटासिड्स कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं, जबकि मैग्नीशियम वाले एंटासिड्स दस्त यानी लैक्सेटिव इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। इसीलिए अक्सर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को मिलाकर दिया जाता है ताकि साइड इफेक्ट्स को बैलेंस किया जा सके। इस स्लाइड में हम दो एंटासिड्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तुलना करते हैं। पहले बाईं तरफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल को देखते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है AlOH3। इसे एल्यूमिनिक एसिड या हाइड्रेटेड एल्यूमिना भी कहा जाता है। ये पेट के एसिडिक pH को कम करके काफ़ी तेज़ी से काम करता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं इट इज़ वाइट और पेल येलो कलर्ड पाउडर। ये सफ़ेद या हल्के पीले रंग का पाउडर होता है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन बोथ एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम। ये पानी में नहीं घुलता लेकिन एसिड और बेस दोनों में घुल जाता है। इसके ब्रांड नेम है डिजीन जेलुसिल। इसके उपयोग हैं पहला पेट की समस्या का इलाज करना, दूसरा सीने में जलन और खट्टी डकार से राहत देना और तीसरा कुछ किडनी रोगों वाले लोगों में फॉस्फेट के लेवल को कम करना। अब दाईं तरफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को देखते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है MgOH2। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ये नाम बहुत ही कॉमन है। इसके काम करने का तरीका समझते हैं। इट एक्ट्स एज एन एंटासिड बाय न्यूट्रलाइजिंग द गैस्ट्रिक pH एंड प्रोड्यूसेस वाटर। ये पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करके एंटासिड का काम करता है। इट एक्ट्स एज अ लैक्सेटिव बाय स्टिमुलेटिंग इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। ये आंतों की गति को बढ़ाकर एक लैक्सेटिव यानी दस्त लाने वाली दवा के रूप में भी काम करता है। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने की प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं इट इज़ अ वाइट कलर्ड क्रिस्टलिन सॉलिड और पाउडर। ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस या पाउडर होता है। इट हैज़ मिल्की और चॉक लाइक टेस्ट। इसका स्वाद दूध जैसा या चॉक जैसा होता है। इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में बहुत कम घुलता है। इसके उपयोगों में पेट की एसिडिटी कम करना और कब्ज से राहत के लिए लैक्सेटिव के रूप में इस्तेमाल करना शामिल है। चलिए अब मैगल्ड्रेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की तुलना करते हैं। पहले मैगल्ड्रेट को देखते हैं। इसका फॉर्मूला एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड्स का एक हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स है। इंट्रोडक्शन में लिखा है मैगल्ड्रेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मोनोहाइड्रेट भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल पेट से जुड़ी समस्याओं में बहुत ज़्यादा होता है।
इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इट इज़ वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर और पेस्ट, मिल्की इन टेस्ट एंड प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पाउडर या पेस्ट होता है, इसका स्वाद दूधिया होता है और ये पानी में लगभग अघुलनशील है। इसका सबसे ज़रूरी उपयोग है कॉमन एंटासिड ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डियोडेनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर्स एसोफेगाइटिस फ्रॉम जीआरडी। यानी ये डियोडेनल और गैस्ट्रिक अल्सर और जीआरडी से होने वाले एसोफ्रेजिटिस, जो भोजन नली की सूजन होती है, के इलाज के लिए एक आम एंटासिड दवा है। अब दाईं तरफ सोडियम बाइकार्बोनेट को देखते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा, इसे आमतौर पर बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, जो हमारे घरों में भी इस्तेमाल होता है। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि ये और एक एसिड एजेंट मिलकर CO2 गैस छोड़ते हैं और इसी गुण का इस्तेमाल स्पार्कलिंग ड्रिंक्स बनाने में होता है, जैसे सोडा। इसे बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड के ठंडे और गाढ़े घोल की अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कराई जाती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलीय पाउडर, सेलिन इन टेस्ट एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर है, स्वाद में नमकीन होता है और पानी में आसानी से घुल जाता है। इसके उपयोग हैं ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रिलीव्स हार्टबर्न, साउथ स्टमक और एसिड इंडाइजेशन बाय न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस स्टमक एसिड। यानी ये पेट के एक्स्ट्रा एसिड को बेअसर करके सीने में जलन, खट्टी डकार और अपच से राहत देता है। अब हम कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaCO3। इंट्रोडक्शन में लिखा है, इट इज ऑल्सो नोन एज एरागोनाइट, कैल्साइट एंड लाइमस्टोन मार्बल। इसे चूना पत्थर या संगमरमर के रूप में भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, कैल्शियम कार्बोनेट shows wide range of activity in our body for healthy bones, muscles, nervous system and heart etc. by providing the calcium ion। इसका मतलब है कि ये कैल्शियम आयन देकर हमारे शरीर में स्वस्थ हड्डियों, मांसपेशियों, नर्वस सिस्टम और दिल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटासिड्स। एंटासिड बनाने में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी तैयारी के बारे में लिखा है कि इसे कैल्शियम ऑक्साइड की पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कराकर बनाया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इट इज़ वाइट और मिल्की क्रिस्टलाइन पाउडर। ये सफ़ेद या दूधिया क्रिस्टलीय पाउडर होता है। इट इज़ ओडरलेस एंड बिटर इन टेस्ट। ये गंधहीन होता है और स्वाद में कड़वा होता है। इट इज़ प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इथेनॉल। ये पानी और इथेनॉल में लगभग नहीं घुलता। ये टैबलेट, सिरप, टूथपेस्ट आदि के रूप में उपलब्ध है। इसके उपयोग हैं, पहला, यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट। इसका इस्तेमाल पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। दूसरा, कैल्शियम प्लेज अ वाइटल रोल फॉर द ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ द बॉडी लाइक मसल्स, बोन्स, टीथ एंड ऑर्गन्स। यानी कैल्शियम शरीर की ग्रोथ और मैचुरेशन में, खासकर मांसपेशियों, हड्डियों, दांतों और अंगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा, acts as an antacid and neutralizes the acidic pH and prevents indigestion, heartburn and gastric problems। ये एक एंटासिड के रूप में काम करता है और पेट के एसिडिक पीएच को बेअसर करके अपच, सीने में जलन और पेट की समस्याओं से बचाता है। अब हम यूनिट 3 पर चलते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। इसका परिचय देखते हैं। एंटी-माइक्रोबियल आर दोज एजेंट्स which are prevents the growth of microorganisms, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और पैरासाइट्स। इसका मतलब है कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वो पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रोऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और पैरासाइट्स की ग्रोथ को रोकते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं। इन द फार्मास्यूटिकल एंड हॉस्पिटल इट इज वाइडली यूज्ड एज क्लीनर एंड ड्रेसिंग फॉर रिमूविंग द माइक्रोब्स एंड मेंटेन द स्टरलाइज एरिया। यानी फार्मा इंडस्ट्री और अस्पतालों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे क्लीनर के तौर पर और घाव की ड्रेसिंग के लिए, ताकि माइक्रोब्स को हटाया जा सके और उस जगह को स्टरलाइज यानी कीटाणु रहित रखा जा सके। महामारी के दौरान भी स्टरलाइज सॉल्यूशन, सैनिटाइजर और हैंड वॉश बनाने में इनका बहुत उपयोग हुआ था। अब एक बहुत ही ज़रूरी अंतर को समझते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। Antimicrobial are used as both the antiseptic living tissues and disinfectants non-living objects for reducing or killing the microbes। इसका मतलब है कि एंटीमाइक्रोबियल का उपयोग दो तरह से होता है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल जीवित ऊतकों पर किया जाता है, जैसे कि हमारी त्वचा पर चोट लगने पर, जबकि डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल निर्जीव वस्तुओं पर किया जाता है, जैसे फर्श, टेबल या मेडिकल उपकरणों को साफ करने के लिए। अब इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी एंड केमिकल नेचर इट इज कैटेगराइज्ड इन मेनी पार्ट्स, यानी उनके काम और रासायनिक प्रकृति के आधार पर इन्हें कई भागों में बांटा गया है। पहला, एंटीबायोटिक एजेंट्स जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ काम करते हैं। दूसरा, एंटीफंगल एजेंट्स जो फंगल इन्फेक्शन के खिलाफ काम करते हैं। तीसरा,
एंटीवायरल एजेंट्स जो वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ काम करते हैं, और चौथा एंटीपैरासाइटिक एजेंट्स जो पैरासाइट से होने वाले इन्फेक्शन के खिलाफ काम करते हैं। चलिए अब दो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स की तुलना करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और आयोनिक सिल्वर। पहले सिल्वर नाइट्रेट को देखते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है AgNO3। इंट्रोडक्शन में लिखा है सिल्वर नाइट्रेट वाइडली शोज एंटीमाइक्रोबियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, यानी ये बहुत अच्छे एंटीमाइक्रोबियल और एंटीसेप्टिक गुण दिखाता है। ये सिल्वर आयन छोड़ता है जो माइक्रोब्स की कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। इसे फ्री सिल्वर की नाइट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके बनाया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर। ये एक रंगहीन क्रिस्टलीय पाउडर है। इट इज ओडरलेस एंड बिटर मेटालिक इन टेस्ट। ये गंधहीन है और स्वाद में कड़वा और धातु जैसा है। इसके उपयोग हैं, एक्ट्स एज एन एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीसेप्टिक। ये एक एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है और इसका इस्तेमाल जले हुए घावों पर क्रीम के रूप में और एक सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है। अब दाईं तरफ आयोनिक सिल्वर को देखते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है Ag+। इंट्रोडक्शन में लिखा है आयोनिक सिल्वर इज वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। इसका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा होता है। फ्री सिल्वर आयन आसानी से माइक्रोब्स की सतह पर मौजूद प्रोटीन से जुड़ जाते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन एक्ट्स एज एन एस्ट्रोएंजेंट एंड माइल्ड एंटीसेप्टिक। इसके बहुत पतले घोल एक एस्ट्रिंजेंट और हल्के एंटीसेप्टिक के रूप में काम करते हैं। इट इज वेरी सेंसिटिव फॉर एनायन लाइक क्लोराइड। ये क्लोराइड जैसे आयनों के प्रति बहुत संवेदनशील है। इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इट एग्जिस्ट एज क्लियर कलरलेस लिक्विड। ये एक साफ रंगहीन तरल के रूप में होता है। इट इज ओडरलेस एंड मेटालिक इन टेस्ट। ये गंधहीन है और इसका स्वाद धातु जैसा होता है। इसके उपयोग हैं, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीसेप्टिक क्रीम, सोल्यूशन, लिक्विड्स एटसेट्रा। इसका इस्तेमाल एंटीसेप्टिक क्रीम, घोल आदि बनाने में होता है। दूसरा, यूज्ड इन टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स एंड क्रॉनिक वुंड्स एंड एज अ कोटिंग फॉर मेडिकल डिवाइसेस। इसका इस्तेमाल जले हुए और पुराने घावों के इलाज के लिए और मेडिकल उपकरणों पर कोटिंग करने के लिए किया जाता है ताकि उन पर माइक्रोब्स न पनपें। अब क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट कतुल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तुलना करते हैं। पहले क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट को देखते हैं। A disinfectant and antimicrobial agent used for skin disinfection before surgery and to sterilize surgical instruments. इसका मतलब है कि ये एक कीटाणुनाशक और रोगाणुरोधी एजेंट है जिसका इस्तेमाल सर्जरी से पहले त्वचा को कीटाणु रहित करने और सर्जिकल उपकरणों को स्टेरिलाइज करने के लिए किया जाता है। ये माइक्रोबियल सेल की सतह से प्रतिक्रिया करके उसकी कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन को ही नष्ट कर देता है। इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इट इज कलरलेस और पेल येलो पाउडर और सोल्यूशन। ये रंगहीन या हल्का पीला पाउडर या घोल होता है। इट इज ओडरलेस एंड बिटर इन टेस्ट। ये गंधहीन और स्वाद में कड़वा होता है। इसका एक प्रमुख उपयोग है, वाइडली यूज्ड इन डेंटल प्रेपरेशंस फॉर ट्रीटिंग डेंटल कैरीज। इसका व्यापक रूप से डेंटल प्रोडक्ट्स जैसे माउथ वॉश में दांतों की सड़न के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। अब दाईं तरफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को देखते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है H2O2, shows good antibacterial property and is widely used for wound washing और cleaning। ये बहुत अच्छे एंटीबैक्टीरियल गुण दिखाता है और इसका व्यापक रूप से घाव धोने या साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजर, ब्लीचिंग एजेंट एंड एंटीसेप्टिक। इसका उपयोग ऑक्सीडाइजर, ब्लीचिंग एजेंट और एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। इसे बेरियम पेरोक्साइड को अम्लीकृत करके तैयार किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इट इज ऑलमोस्ट कलरलेस और पेल येलो लिक्विड। ये लगभग रंगहीन या हल्का पीला तरल है। इट इज ओडरलेस एंड बिटर इन टेस्ट। ये गंधहीन और स्वाद में कड़वा होता है। इसके उपयोग हैं, पहला, प्राइमरीली यूज्ड फॉर वॉशिंग / क्लीनिंग द वुंड। इसका मुख्य रूप से घाव धोने या साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, माइल्ड एंटीसेप्टिक यूज्ड ऑन द स्किन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ माइनर कट्स, स्क्रैप्स एंड बर्न्स। ये एक हल्का एंटीसेप्टिक है जिसे मामूली कट, खरोच और जलन के संक्रमण को रोकने के लिए त्वचा पर इस्तेमाल किया जाता है। अब बोरिक एसिड और ब्लीचिंग पाउडर की तुलना करते हैं। पहले बोरिक एसिड को देखते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है H3BO3, widely used as an antimicrobial agent for very sensitive areas and infections। इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल बहुत ही संवेदनशील क्षेत्रों और संक्रमणों के लिए एक रोगाणुरोधी एजेंट के रूप में व्यापक रूप से किया जाता है। केमिकली इट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड, एक्ट्स एज अ लुइस एसिड। रासायनिक रूप से ये एक कमजोर मोनोबेसिक एसिड है जो एक लुइस एसिड के रूप में काम करता है। इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इट इज एन ऑलमोस्ट व्हाइट क्रिस्टलिन पाउडर विथ सोपी टच। ये लगभग सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है जो छूने में साबुन जैसा महसूस होता है। स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ये ठंडे पानी में कम घुलता है लेकिन गर्म पानी में आसानी से घुल जाता है। इसके उपयोग हैं, पहला, यूज्ड फॉर एंटीसेप्टिक वॉशिंग टू कंट्रोल इन्फेक्शन। इसका इस्तेमाल संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए एंटीसेप्टिक धुलाई के किया जाता है। दूसरा, यूज्ड ड्यूरिंग आई इन्फेक्शन, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन। इसका इस्तेमाल आंखों के संक्रमण, जलन और सूजन के दौरान आई ड्रॉप्स में किया जाता है। अब दाईं तरफ ब्लीचिंग पाउडर को देखते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2,
यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। इसका इस्तेमाल पानी को कीटाणु रहित करने के लिए एक कीटाणुनाशक और रोगाणुरोधी एजेंट के रूप में किया जाता है। इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस की रासायनिक प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इट इज ए येलोइश व्हाइट कलर्ड क्रिस्टलीन पाउडर। ये एक पीला सफेद रंग का क्रिस्टलीय पाउडर है। इट हैज क्लोरीन लाइक ओडर एंड टेस्ट। इसमें क्लोरीन जैसी तेज गंध और स्वाद होता है। इसका मुख्य उपयोग है used as disinfectant and germicide, especially in the sterilization of drinking water. इसका इस्तेमाल कीटाणुनाशक और जर्मिसाइड के रूप में किया जाता है, खासकर पीने के पानी को साफ और कीटाणु रहित करने के लिए। अब हम पोटाशियम परमैंगनेट के बारे में जानेंगे। इसका केमिकल फॉर्मूला है KMNO4। इंट्रोडक्शन में लिखा है, पोटाशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट टू केयर ऑफ स्किन इन्फेक्शंस, वुंड इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शन एटसेट्रा। इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल त्वचा के संक्रमण, घाव के संक्रमण और फंगल संक्रमण आदि की देखभाल के लिए एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में किया जाता है। इसे पोटेशियम मैंगनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रासायनिक प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इट एग्जिस्ट्स एज डार्क पर्पल कलर्ड क्रिस्टल सॉलिड। ये गहरे बैंगनी रंग के क्रिस्टल के रूप में होता है, जिसे हम आम भाषा में लाल दवा भी कहते हैं। इट इज ओडरलेस एंड स्वीट इन टेस्ट। ये गंधहीन और इसका स्वाद मीठा होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ये पानी में घुलनशील है और गर्म पानी में और भी आसानी से घुल जाता है। इसके उपयोग हैं, यूज्ड फॉर इन्फेक्शंस ऑफ द फुट, सुपरफिशियल वुंड्स, डर्मेटाइटिस एंड टॉपिकल अल्सर्स। इसका इस्तेमाल पैर के संक्रमण, सतही घावों, जिल्द की सूजन, डर्मेटाइटिस और बाहरी अल्सर के लिए किया जाता है। इट इज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक विद एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज। ये एस्ट्रिंजेंट गुणों वाला एक हल्का एंटीसेप्टिक है। यूज्ड इन डर्मेटोलॉजी टू ट्रीट वीपिंग स्किन कंडीशंस। इसका इस्तेमाल त्वचा विज्ञान में उन त्वचा रोगों के इलाज के लिए किया जाता है जिनमें घाव से पानी या पस जैसा कुछ निकलता है। चलिए अब यूनिट 4 पर आते हैं, डेंटल प्रोडक्ट्स। परिचय। डेंटल प्रोडक्ट्स आर दो सब्सटेंसेस which prevent dental caries, dental decay and give freshness and cleanness to the mouth and teeth. इसका मतलब है कि डेंटल प्रोडक्ट्स वे पदार्थ हैं जो दांतों की सड़न को रोकते हैं और मुंह तथा दांतों को ताजगी और सफाई देते हैं। अब कुछ जरूरी शब्दों को समझ लेते हैं। पहला है डेंटल कैरीज, डीमिनरलाइजेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैट्रिक्स फ्रॉम द कैल्सिफाइड टिश्यू ऑफ द टूथ। सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है दांतों का सड़ना या कैविटी लगना, जिसमें दांतों की कठोर परत से खनिज नष्ट होने लगते हैं। दूसरा है डेंटल प्लाक, व्हाइटिश और पेल येलोइश सॉफ्ट एक्यूमुलेशंस ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी। ये दांतों पर जमने वाली बैक्टीरिया की एक नर्म, चिपचिपी और पीले रंग की परत होती है। तीसरा है जिंजिवाइटिस, अ फॉर्म ऑफ गम डिजीज। ये मसूड़ों की एक बीमारी है जिसमें प्लाक जमने की वजह से मसूड़ों में सूजन और खून आने लगता है। अब डेंटल प्रोडक्ट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, यानी उनके काम के आधार पर इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। पहला, एंटी प्लैक एजेंट, जो प्लैक को बनने से रोकते हैं। दूसरा, एंटी कैरीज एजेंट, जो दांतों में कैविटी या सड़न को रोकते हैं, जैसे सोडियम फ्लोराइड। तीसरा, क्लीनिंग और डेंटिफ्रिस एजेंट, जो दांतों की सफाई करते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। चौथा, डीसेंसिटाइजिंग एजेंट, जो दांतों की झंझनाहट या संवेदनशीलता को कम करते हैं, जैसे स्ट्रोंटियम क्लोराइड। और पांचवा है माउथ वॉशेज, जो मुंह को साफ रखते हैं, जैसे क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट। अब हम डेंटल प्रोडक्ट्स के संदर्भ में कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम फ्लोराइड की तुलना करेंगे। पहले कैल्शियम कार्बोनेट, हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। दंत चिकित्सा में इसका महत्व इसलिए है क्योंकि टीथ एनामल इज मेनली मेड बाय कैल्शियम सॉल्ट्स, सो कैल्शियम कार्बोनेट प्लेज अ मेजर रोल इन टूथ डेवलपमेंट। इसका मतलब यह है कि हमारे दांतों की सबसे बाहरी और मजबूत परत, जिसे एनामल कहते हैं, वो मुख्य रूप से कैल्शियम सॉल्ट से ही बनी होती है। इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट दांतों के विकास और स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसका इस्तेमाल टूथपेस्ट, टूथ पाउडर में एक सफाई एजेंट या एब्रेसिव के रूप में होता है। अब दाईं तरफ सोडियम फ्लोराइड को देखते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है NaF। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि ये एक अकार्बनिक रसायन है जो डेंटल प्रोडक्ट्स में फ्लोराइड आयन के सोर्स के रूप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इट प्रोटेक्ट्स द टीथ फ्रॉम एसिड डीमिनरलाइजेशन ड्यूरिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। इसका मतलब है कि जब मुंह में बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं तो ये दांतों को उस एसिड से होने वाले नुकसान यानी डीमिनरलाइजेशन से बचाता है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ फॉर टूथ एनामल एंड प्रिवेंट्स टूथ डिके। ये दांतों के एनामल को मजबूती देता है और दांतों की सड़न को रोकता है।
इसका उपयोग है एन इंग्रेडिएंट ऑफ वेरियस डेंटल प्रिपरेशंस यूज्ड टू सपोर्ट टूथ मिनरलाइजेशन एंड द प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज। सरल शब्दों में कहें तो ये कई डेंटल प्रोडक्ट्स का एक मुख्य घटक है जो दांतों में खनिजों को बनाए रखने और कैविटी को रोकने में मदद करता है। अब हम डेंचर क्लीनर्स और डेंचर एडहेसिव्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले डेंचर क्या होता है? अ रिमूवेबल प्लेट और फ्रेम होल्डिंग वन और मोर आर्टिफिशियल टीथ। ये एक हटाने वाली प्लेट या फ्रेम होता है जिसमें एक या उससे ज्यादा नकली दांत लगे होते हैं, जिसे आम भाषा में बत्तीसी भी कहते हैं। डेंचर क्लीनर वे पदार्थ हैं जो डेंचर से दाग, जमाव और गंदगी को सुरक्षित तरीके से हटाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इसका मुख्य इस्तेमाल डेंचर पर पनपने वाले सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ को कंट्रोल करना है। इन्हें दो तरीकों से वर्गीकृत किया गया है, केमिकल मेथड जैसे अल्कलाइन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करना और मैकेनिकल मेथड जैसे ब्रश से साफ करना या अल्ट्रासोनिक क्लीनर का इस्तेमाल करना। अब डेंचर एडहेसिव को समझते हैं। सब्सटेंसेस दैट एक्ट एज एडहेसिव मटेरियल्स बिटवीन द गम एंड डेंचर। ये वो पदार्थ हैं जो मसूड़ों और डेंचर के बीच गोंद या चिपकने वाली सामग्री की तरह काम करते हैं ताकि डेंचर अपनी जगह पर टिका रहे। ये पेस्ट, पाउडर या स्ट्रिप्स के रूप में आते हैं। डेंचर एडहेसिव क्रीम को गीले डेंचर पर थोड़ी मात्रा में लगाया जाता है। इनकी संरचना में शामिल हैं, पहला जिंक जो पकड़ बनाने में मदद करता है, दूसरा मिनरल ऑयल एंड पेट्रोलियम जो सही स्थिरता यानी कंसिस्टेंसी देते हैं, और तीसरा सेल्यूलोज गम जो डेंचर को अपनी जगह पर चिपकाए रखने में मदद करता है। चलिए अब माउथ वॉश के बारे में जानते हैं। लिक्विड प्रिपरेशन फॉर प्रिवेंटिंग डेंटल कैरीज एंड ओरल कंटैमिनेशन, रिमूव्स बैड ब्रेथ एंड कीप्स फ्रेशनेस। इसका मतलब है कि ये एक लिक्विड प्रिपरेशन है जो दांतों की सड़न और मुंह के संक्रमण को रोकने के लिए होती है। ये सांसों की दुर्गंध को दूर करता है और ताजगी बनाए रखता है। इसमें आमतौर पर एंटीबैक्टीरियल एजेंट, अल्कोहल, ग्लिसरीन, स्वीटनिंग एजेंट एंड कलरिंग एजेंट होते हैं। इन्हें इनके काम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक और एनाल्जेसिक माउथ वॉश। और अब हम इस चैप्टर के आखिरी सेक्शन यूनिट 5 पर आते हैं, मेडिसिनल गैसेज। परिभाषा: Medicinal gases is defined as the preparation intended for use for patient diagnosis and treatment during emergency conditions. इसका मतलब है कि मेडिसिनल गैसों को उन गैसों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनका इस्तेमाल इमरजेंसी की स्थितियों के दौरान मरीज के डायग्नोसिस और इलाज के लिए किया जाता है। इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम एंड नाइट्रोजन आदि शामिल हैं। ये गैसें आमतौर पर ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद के मरीजों को और आपात स्थिति में मरीजों को दी जाती हैं। इस आखिरी स्लाइड में हम 3 मेडिसिनल गैसों की तुलना करेंगे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। सबसे पहले ऑक्सीजन, जिसका फॉर्मूला O2 है। यह पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है। सूखी हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। इसे लिक्विड हवा के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा औद्योगिक रूप से तैयार किया जाता है। ये एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। इसका मुख्य इस्तेमाल सर्जिकल और इमरजेंसी की स्थितियों में मरीज की ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसे ऑक्सीजन सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला CO2 है। इसका इस्तेमाल फार्मा प्रोडक्शन में कार्बनिक सॉल्वेंट्स के विकल्प के तौर पर किया जाता है। यूज्ड एज एन इंसुफ्लेशन गैस फॉर मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। इसका मतलब यह है कि इसका इस्तेमाल लैप्रोस्कोपिक जैसी सर्जरी में शरीर के हिस्से को फुलाने के लिए किया जाता है ताकि डॉक्टर को देखने में आसानी हो। ये एक रंगहीन गैस है। इसका ठोस रूप सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस है। इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में सॉल्वेंट, पानी में pH कंट्रोलर और सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में किया जाता है। इसे ठंडी, हवादार जगह पर स्टोर किया जाना चाहिए। और तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला N2O है। इसे लैफिंग गैस भी कहा जाता है। यूज्ड एज एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जरी बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ प्लेजर और एक्साइटमेंट सेंसेशन। इसका मतलब यह है कि इसका इस्तेमाल सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवा के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये खुशी या उत्तेजना का एहसास कराता है। इसे अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करके तैयार किया जाता है। ये एक रंगहीन गैस है जिसमें मीठी गंध होती है। इसका मुख्य इस्तेमाल सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान एनेस्थीसिया के रूप में होता है। इसे सीधी धूप से दूर, सूखी, ठंडी और हवादार जगह पर स्टोर किया जाना चाहिए। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी उपयोगी लगी।